दोस्तों एक बात तो निश्चित है कि अगर घर ज़्यादा भरा भरा सा दिखता है, फालतू सामान यहाँ वहाँ नज़र आता है, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जी हाँ, तनाव रहित जीवन के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा जो घर है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, फालतू सामान यहाँ वहाँ ना रखा हो। और जब फालतू सामान की हम खरीदारी करते हैं तो ऑब्वियसली उसे हम घर में रखेंगे भी, और देखकर भी उसे हमें तनाव होता ही है। बार बार उसको साफ करना, इधर से उधर रखना, तो ये सब हमारे काम को भी बढ़ाता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को भी इंक्रीज करता है, घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है वो अलग। तो ऐसा क्या करें कि हमारे साथ ये वाली प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैंने अब ख़रीदना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले मैं ऐसा इन चीज़ों को ख़रीदा करती थी और उससे काफ़ी हमारा पैसा भी वेस्ट होता था, और उसके बाद में वो घर में इधर उधर रख देते थे, इतना यूज़फुल भी नहीं होती थी वो चीज़ें, फिर उन्हें देख के हमें तनाव भी होता था। तो आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम ख़रीदना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में फिर तनाव भी इंक्रीज़ करती हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि इन जनरल आप देखते हैं कि जब आप मार्केट जाते हैं, स्पेशली दिवाली वाले सीज़न में, तो आप देखते हैं मार्केट सुंदर सुंदर बर्तनों से भरा होता है। बड़े चमकदार चमकीले स्टेनलेस स्टील के बर्तन चारों तरफ हमें नज़र आते हैं और नए डिज़ाइन के होते हैं, वो हमें अट्रैक्ट भी करते हैं। कई बार हम बिना देखे समझे और उन बर्तनों को ख़रीद लाते हैं। अच्छा, उनकी कॉस्ट भी अच्छी खासी होती है। जब आप उन्हें घर लेकर आते हैं, एक दो दिन तो बड़े खुश होते हैं, उनको यूज़ भी कर लेते हैं। दो चार बार यूज़ करने के बाद ही उनकी चमक भी पहले जैसी ही हो जाती है, और इन जनरल ये नज़र आता है कि अरे हमने बेकार ही ख़रीदा, और इस तरह से हमारी किचन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, सामान को ऑर्गेनाइज़ करना भी मुश्किल हो गया है। पहले हम किचन की ही बातें कर रहे हैं, तो अब से मैंने करीब कई साल से मैंने ये चीज़ बिल्कुल प्रण कर लिया है कि जब तक मुझे बिल्कुल नीड ना हो किसी बर्तन की, तब तक मैं अपनी किचन के लिए कोई बर्तन नया नहीं खरीदूंगी। अब इसके अलावा आप देखते हो आजकल की जो डिब्बे होते हैं किचन में रखने के, वो भी तरह तरह के बहुत सुंदर और बहुत तरह के मार्केट में आते हैं। इसके विषय में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है। जब हम अपने 3 साल पहले अपने इस नए फ्लैट में आए थे, तो मुझे भी बड़ा शौक़ लगा था, और मैं व्लॉग्स वगैरह में देखा करती थी, सब जैसे एड्स वगैरह दिखाते हैं, तो उसमें बड़े सुंदर नए तरह के जो डिब्बे थे वो दिखाते थे। उससे पहले जो भी थे मेरे पास एयर टाइट डब्बे थे, और अब मैंने सारा ये ऐड वगैरह देख करके ऐसे काफ़ी सारे डिब्बे ख़रीद लिए, जो बड़े अट्रैक्टिव लगे देखने में, अलमारियों में लगे हुए भी सुंदर लगे, लेकिन वो एक्चुअली उतने अच्छे एयर टाइट नहीं थे। जो सिंपल चूड़ी वाले, चूड़ी के ढक्कन होते हैं ना, ऐसे कस के हम बंद कर देते हैं, तो जितना अच्छे वो एयर टाइट होते हैं, उतना अच्छा मुझे वो नए वाले डिब्बे नहीं लगे। और उनमें जो दालें वगैरह हैं, वो भी कुछ समय के बाद उनमें ख़राब होने लगती है, कीड़ा वगैरह लगने लगता है। तो मेरा एक्सपीरियंस इस विषय में, डब्बों के विषय में तो बहुत ही ख़राब रहा है, और मैंने फिर वो सारे डिब्बे हटा करके वापस अपने पुराने वाले डिब्बे किचन में यूज़ कर लिए हैं। वैसे भी दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि कबर्ड्स के अंदर रहते हैं, और साफ़ सुथरे कैसे भी डिब्बे हों सब अच्छे लगते हैं। मेन चीज़ ये है कि उनमें जो चीज़ें हैं वो सही सुरक्षित रहनी चाहिए। तो ये बात हो गई किचन की, या फिर क्रॉकरी की भी कह सकते हैं कि क्रॉकरी अपना ज़रूरत के हिसाब से अच्छी सुंदर क्रॉकरी हो, एक दो सेट हो, कि कोई गेस्ट आते हैं तो उनके सामने हमें सर्व करना होता है। मुझे लगता है कि आमतौर पर इतना सफिशिएंट है, लेकिन हम मार्केट जाते हैं या हम ऑनलाइन देखते हैं, और ऐसी कई तरह की हमें सुंदर क्रॉकरी नज़र आती है, और हमारा दिल मचल उठता है, और हम उन्हें ख़रीद कर ले आते हैं घर लाकर। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अब इन्हें किचन में कहाँ स्थापित किया जाए, क्योंकि किचन तो हमारी ऑलरेडी भरी हुई है। तो इस तरह से ये जो सामान होते हैं, ये हमारी जेब पर भी अच्छे खासे भारी पड़ते हैं, और इतना भर जाता है हमारा घर कि ये चीज़ें भी एक समय के बाद हमें क्लटर जैसी नज़र आने लगती हैं। ऑब्वियसली हमारे जीवन में तनाव तो लाती ही हैं। अच्छा दोस्तों, दूसरी चीज़ मैंने क्या ख़रीदना बंद किया। देखिए, जैसा कि ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल काफ़ी चार्म है सब में, और कई बार काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है, और ख़रीदना काफ़ी ईजी भी होता है।
लेकिन अगर हम बात करें कपड़ों की, स्पेशली लेडीज़ कपड़ों की अगर हम बात करें, तो उसमें कई बार कुछ ऐसे शॉपिंग ऐप्स हैं जो बड़े सस्ते कपड़े वहाँ नज़र आते हैं, देखने में अच्छे खासे सुंदर अट्रैक्टिव लगते हैं और हमारा मन मचल जाता है कि जितने में हम एक ड्रेस खरीदेंगे इतने में तो यहाँ 2 ड्रेस मिल रही हैं, तो हम उन्हें ख़रीद लिया करते हैं इन जनरल। तो मैंने भी करीब 1.5-2 साल पहले इस तरह की कुछ शॉपिंग्स की और उस समय जब वो कपड़े आए तो उनमें से कुछ तो ऐसा लगा देख कर कि हाँ चलो रिटर्न कर दो। चलिए वो रिटर्न हो गए। कुछ ऐसे थे जो देखकर अच्छे खासे लगा कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिटिंग वगैरह भी अच्छी थी, लेकिन एक वॉश में ही वो कपड़े हमारे ख़राब हो गए। तो वो इस तरीके से एक क्लटर इकट्ठा हो जाता है घर में कि समझ नहीं आता कि इनको करें क्या। फिर फाइनली वो वही होता है कि जो मतलब क्लटर के रूप में हमें घर में नज़र आता है, फिर हम उसे निकालते हैं, बाहर किसी को देते हैं या फिर फेंकते हैं। तो ये जो है अच्छा खासा मतलब इसमें पैसा भी हमारा वेस्ट होता है और फालतू का ये एक तनाव भी हमारे दिमाग में लाते हैं, क्योंकि हमने पहले तो उनको ख़रीदा, ठीक है, हमें बड़ा अच्छा लगा, फिर हमने पहना, ठीक लगा, फिर जैसे ही वॉश किया और वो हमें ख़राब लगे तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, अरे हमारा तो ये इतना पैसा भी इसमें वेस्ट हो गया, इसे तो थोड़ा और पैसा डाल करके हम एक अच्छा कपड़ा लेते तो वो काम तो आता। तो इस तरीके का स्ट्रेस कि अब इस कपड़े का क्या करें, कपड़ा या जो भी कोई और चीज़ है, तो ये भी मैंने ख़रीदना बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बिल्कुल जो मुझे लगता है कि हाँ मेरी नीड है, तो मैं उसी को ख़रीदती हूँ, अच्छी क्वालिटी का ख़रीदती हूँ। तो इस तरीके का क्लटर भी अब मेरे घर में नज़र नहीं आता। अच्छा दोस्तों, बात करें अगर डेकोरेटिव आइटम्स की, तो हम सबको आजकल बड़ा शौक़ होता है अपने घरों को सजाने का, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, और सुंदर सजा हुआ घर किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर डेकोरेटिव आइटम्स इधर-उधर लगा देते हैं, कहीं कॉर्नर में कुछ रख दिया, कहीं दीवार में पता चला कि कोई और नया कुछ लगाने की जगह ही नहीं बची, इतना ज़्यादा घर भर दिया, तो वो भी आपको पता नहीं चलता, एक समय में वो भी आपके तनाव का कारण बनता है और उन सब की सफाइयाँ जो मुश्किल हो जाती हैं, वो अलग एक तनाव बढ़ाने का कारण बन जाता है। इसलिए ये भी मैंने अब ख़रीदना बंद कर दिया। अपने घर में मैं बिल्कुल जो डेकोरेशन है बिल्कुल मिनिमल रखती हूँ, जो मेरे मन को सुकून देता है। हालाँकि ये सबका अपना अलग-अलग टेस्ट हो सकता है, सबका अलग-अलग शौक़ हो सकता है, लेकिन मतलब बात अगर करें कि ज़रूरत से ज़्यादा बिना ज़रूरत के डेकोरेटिव आइटम ख़रीदने की, तो वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। ये नहीं है कि कहीं गए और सुंदर लगा तो कुछ भी ले आए, ऐसा नहीं। अगर मुझे नीड है, मुझे लगता है कि हाँ इस वॉल पे मुझे ये चीज़ लगानी चाहिए या ऐसा फ्लावर पॉट है जो मैं उस जगह लगा सकती हूँ, जो सुंदर लगेगा, तब मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन मैं उसके अलग मतलब बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। अच्छा, इसी तरीके से मैं अब आ गई हूँ आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी के ऊपर। अब ये तो आजकल सबको पता है कि अगर हम गोल्ड पहने, डायमंड पहने तो वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो वो सब तो आजकल सबके लॉकर की ही शोभा बढ़ाते हैं, है ना? ये सबको पता ही है। लेकिन अब जैसे फंक्शंस वगैरह में हम कहीं जाते हैं या हमारा मन करता है कुछ ज्वेलरी पहनने का, तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसका एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन होता है। लेकिन कई बार ये भी हम ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, कहीं भी कुछ ऐसे इयररिंग्स दिखे और इस चक्कर में कि सस्ते मिल रहे हैं और आजकल 40-40, 50-50 रुपए के भी इयररिंग्स मिलते हैं, जो हमारी स्किन को भी एलर्जी देते हैं और डिसेंट भी उतने नहीं लगते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने भी इस तरह की जो ज्वेलरीज़ हैं, जो देखने में बड़ी अट्रैक्टिव और कलरफुल लगती हैं पहली बार जब हम उन्हें देखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मतलब पता चलता है किसी का लॉक अच्छा नहीं है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब भी मैंने ख़रीदना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि समझ में नहीं आता इन चीज़ों का क्या करें, किसको दें और कहाँ फेंक दें, है ना? तो ये सब भी एक क्लटर हो जाता है और पैसा जो हमारा वेस्ट होता है वो अलग। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को ख़रीदना भी बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छे ब्रांड की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने ज़रूर लिए हैं, जैसे कुछ ब्रेसलेट हो गए, कुछ आपका मतलब नेकलेस हो गया, इस तरीके की कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि गोल्ड पहनने का तो रिस्क मैं भी नहीं लेती। और जहाँ तक शौक़ की बात है, शौक़ मुझे भी बहुत है और शौक़ होना चाहिए। हमारे जो शौक़ होते हैं वो हमें मतलब ज़िंदा दिल बनाए रखते हैं। अच्छा, जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं
वो भी ख़रीदना लगभग बंद ही है मेरे घर में। लगभग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि रखनी पड़ती हैं घर में, जैसे कुछ बिस्किट हो गए, कुछ नमकीन हो गए, या कुछ 1-2 अचार वगैरह थोड़े बहुत रखने पड़ते हैं। भले ही घर में किसी को ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी रखनी ही होती हैं ये चीज़ें। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें मैं 1-2 घर में ज़रूर रखती हूँ। लेकिन इस तरह की चीज़ें क्या होता है कि हमारी जेब पर भी अच्छी खासी भारी होती है और हमारे पेट पर भी भारी होती हैं। क्या होता है कि तरह-तरह के नमकीन, तरह-तरह की टेस्टी जो स्नैक्स होते हैं, वो हम ले आते हैं। फिर पता चला कि खाने के समय निकाल लिया, चाय के समय निकाल लिया, और हम उनको खाते हैं और फिर हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो हेल्थ है, उस पर भी ये बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये चीज़ें भी मेरे घर में अब लगभग मतलब बंद हैं, बहुत ही कम खरीदी जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात अब करें फुटवियर की, तो वास्तव में जो फुटवियर हैं, अच्छा फुटवियर अगर आप ख़रीदते हो, यहाँ मेरा अच्छे से मतलब जो सबसे पहला जो पॉइंट है जो किसी फुटवियर को अच्छा बनाता है, वो मुझे यही लगता है कि वो हमारे पैरों पर कंफर्टेबल हो, हम उसे पहन के कंफर्टेबल फ़ील करें, वो हमारे पैरों के लिए नुकसानदेह ना हो। क्योंकि अगर हम ख़राब फुटवियर पहनते हैं तो उससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर पड़ता है, सर्वाइकल बढ़ता है और पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो मतलब सस्ते फुटवियर, सस्ते से मेरा मतलब ये है जो आपके लिए हेल्दी ना हो। ऐसे फुटवियर तो आप कभी भी ना खरीदें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होते हैं। अब बात आती है अच्छे फुटवियर की, जो ब्रांडेड फुटवियर्स होते हैं, जो आपके पैरों को कंफर्ट देते हैं, तो उनकी जो कीमत है वो अच्छी खासी आसमान को छूती हुई नज़र आती हैं। लेकिन ठीक है, हेल्थ का मामला है, तो यहाँ मैं यही करती हूँ कि मैं फुटवियर बहुत ज़्यादा नहीं खरीदती। जैसे साड़ी के साथ मुझे आदत है कि थोड़ा सा हील पहनने की, प्लेटफॉर्म हील पहनने की, तो वो मैं एक पेयर रखती हूँ, एक से ज़्यादा नहीं। और एक फ्लैट रख लिया, शूज़ रख लिए, वॉकिंग शूज़ रख लिए, और घर में पहनने के स्लीपर्स। मतलब मैं ऐसा नहीं करती कि एक ही तरह के कई पेयर फुटवियर में नहीं रखती। जैसे वॉकिंग शूज़ हैं, तो वॉकिंग वाले शूज़ मेरे पास एक पेयर रहते हैं। पार्टी वियर जैसे हाई हील वाले, तो वो मेरे पास एक पेयर रहता है। फ्लैट वाले मेरे पास एक पेयर रहता है। स्लीपर्स हो गए। तो इस तरह से मतलब मेरी जो नीड है वो भी पूरी हो जाती है, और जेब पर भी फिर भारी नहीं पड़ता, और घर में क्लटर भी नज़र नहीं आता। अब बात आती है कि पर्सेस और बैग्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि घर में हमारे पास 2-3 अच्छे मज़बूत शॉपिंग बैग्स होने चाहिए, जो देखने में भी आपके मन को अच्छे लगें, और ये आपका मतलब उल्टा पैसा भी बचाते हैं। जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आप जब भी शॉपिंग के लिए जाएं, अपने शॉपिंग बैग लेके जाएं, है ना। तो अननेसेसरी जो मॉल्स वगैरह में आपको बैग के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, आप उससे भी बचेंगे, और वो एक फ़ालतू का क्लटर भी घर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो आपने 3-4 या अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ शॉपिंग बैग्स ख़रीद लिए। पर्स की जहाँ तक बात है, तो हम लोगों को एक छोटा हैंड पर्स की ज़रूरत होती है, एक हमें स्लिंग बैग की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके के 2-3 पर्सेस की हम लोगों को ज़रूरत होती है। तो वो मेरे पास हैं, अच्छे ब्रांड के हैं, और लेकिन इसलिए नहीं मैं ख़रीदती हूँ कि बाहर गए और देखा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा सस्ता सा लग रहा है, क्वालिटी भी ठीक ठाक है, चलो ख़रीद लेते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती बैग्स के मामले में, क्योंकि वो जो हमें 150, 200, 250 के बैग्स नज़र आते हैं, एक्चुअली उनकी क्वालिटी कुछ भी नहीं होती, और वो उतना एलिगेंट लुक भी नहीं देते। हालांकि ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मेरी अपनी नीड पूरी होती है जो मेरे पास है, तब मैं फिर उसके बाद और नहीं खरीदती हूँ। इसी तरह से घर की और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे बेडशीट्स हो गई, कर्टेन्स हो गए। तो ये भी जो एक घर में अपनी पसंद के अनुसार हमने लगा दिए, ठीक है, उसको मैं अब रोज़ाना, मतलब ये नहीं है कि बाहर गए और देखा हमने कि ये सुंदर लग रहा है, चलो अब घर के कर्टेन्स बदल देते हैं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो मतलब कर्टेन्स वगैरह भी मैं बार बार नहीं बदलती। या बेडशीट्स हो गए, तो बेडशीट्स भी मैं अब ज़रूरत के मुताबिक ही ख़रीदती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि दिवाली पर कुछ लोग घर में बहुत सारी बेडशीट्स हैं, फिर भी और 1-2, 2-3 बेडशीट्स ले आते हैं। तो हालांकि भाई ये, जैसे कि मैं फिर से कह रही हूँ, ये सबका अपना अपना शौक़ हो सकता है, ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि जब से मैंने इस तरह की शॉपिंग्स बंद कर दी हैं, तो अब मेरा जो घर है वो मैनेजेबल हो गया है। मतलब हर चीज़ का अब उतना ढेर नज़र नहीं आता,
और होता क्या है फिर ऐसे में कि थोड़े दिन हमने यूज़ किया और वो रख देते हैं, फिर नया यूज़ करना हमने शुरू कर दिया, फिर हमने नई बेडशीट ले आए, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो जो पुरानी होती हैं वो भी डिस्कार्ड करने लायक भी नहीं रहती बेडशीट या कोई और भी सामान। तो अब मैं ऐसा ही करती हूँ कि अगर एक बेडशीट मुझे लानी है तो एक बेडशीट मैं घर से डिस्कार्ड कर देती हूँ। मतलब अपनी एक फ़िक्स जगह अलमारी में बनाई हुई है, उससे ऊपर मैं उसको ज़्यादा मतलब उसके एक्स्ट्रा मैं उसको स्पेस नहीं देती। अच्छा, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं कहीं देखती हूँ जगह-जगह जो हमारे देवी देवता होते हैं, उनकी फ़ोटो, उनकी मूर्तियाँ और इस तरह से पड़ा हुआ मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके न जाने कितने सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मैं इस चीज़ के डीप में तो नहीं जाना चाहती हूँ, बस मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सब देख के मन को बहुत तकलीफ़ होती है। हमारी जो श्रद्धा है उसको तकलीफ़ होती है। तो इसमें कम से कम एक स्टेप तो हम ले ही सकते हैं कि गिफ्ट के रूप में जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं या पूजा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, है ना? उनका आदान प्रदान गिफ्ट के रूप में ना करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने किसी को गिफ्ट दिया, अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनके वो मूर्ति काम आए, क्योंकि उनके जो मंदिर में ऑलरेडी मूर्तियाँ हैं और वैसे भी एक मंदिर में एक देवता की एक से ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार भी ये गलत होता है। तो फिर वो उस मूर्ति का क्या करेंगे या उस तस्वीर का क्या करेंगे? तो ये कितना गलत हो गया ना। इसलिए इस तरह से पूजा से संबंधित चीज़ें जैसे कि बड़ा एक है आजकल फैशन है कि सुंदरकांड की किताबें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सबके घर में है, जो भी पूजा पाठ करते हैं उनके घर में ऑलरेडी सुंदरकांड या जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं अपने घर में हैं सबके पास। फिर जब कहीं और से गिफ्ट में मिलेगी उनका क्या करेंगे? पता चला कि वो रद्दी में डाली जा रही हैं, जबकि उसमें हमारे जो देवी देवता हैं उनके चित्र भी बने हुए होते हैं और फिर वो रद्दी में डाला जाता है, इधर उधर कूड़े में डाला जाता है। तो देखा जाए तो जो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस करता है, मुझे नहीं पता कि वो किस धार्मिक भावना से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनके दिमाग में ज़रूर कुछ होगा कि हाँ ये कुछ अच्छा होता है इससे या कुछ पुण्य मिलता है टाइप की बात। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब उन चीज़ों का अपमान होता है तो बिना ज़रूरत के औरों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट जो लोग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बनते हैं। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरी अपनी ये भावनाएं हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, अच्छी चीज़ें खरीदें, ज़रूरत के हिसाब से खरीदें, बिना ज़रूरत के कोई चीज़ें ना खरीदें और आप अपनी चीज़ों को सहेज कर रख भी पाते हैं, उनकी आप केयर भी कर पाते हैं जब आपके पास सेलेक्टेड चीज़ें होती हैं। फिर वो भी आपकी केयर करती हैं, वो भी आपकी इज़्ज़त करती हैं। कैसे? आप अपनी चीज़ों को सहेज कर रख रहे हैं तो वो भी अच्छी कंडीशन में रहती हैं और वो आपके सालों साल काम में आती रहती हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी इतनी पुरानी मतलब 25-26 साल पुरानी जो साड़ियाँ हैं तो वो भी मैं आज भी बड़े शौक़ से पहनती हूँ और जब मैं पहनती हूँ वो वाक़ई में इतनी खूबसूरत लगती हैं कि सब उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, पूछते हैं कहाँ से लिया? तो मैं उनको फिर बता दिया करती हूँ कि ये तो मेरी शादी की साड़ी है। तो वो इतनी अच्छी अट्रैक्टिव क्यों लगती हैं? क्योंकि मैंने भी उन्हें प्यार से सहेज के रखा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी चीज़ को प्यार दें, आपकी चीज़ भी आपको वैल्यू देगी, प्यार देगी। और इस तरह से अगर आप मेरे इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर आप कितना पैसा अपना बचाते हैं। और इस दिवाली पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पिछली वीडियो में कहा था कि आप अपने घर को क्लटर फ्री बना दीजिए। अपना जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो यूज़लेस चीज़ों से, उस अटैचमेंट को दूर कर दीजिए। अपने उस स्पेस की कीमत समझिए जिसको उन फालतू चीज़ों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 साल में आपका कितना पैसा भी बचेगा और जब अगली दिवाली आएगी तो आपको फिर इस तरह के क्लटर को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको अपना जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रेस फ्री नज़र आएगी। तो दोस्तों, आप भी ये बताइए कि आपने भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ख़रीदना अब बंद कर दिया है, जो आपको लगता है ऐसी ख़रीदारी जो अब आपको यूज़लेस लगती है। प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। अच्छा दोस्तों, अक्सर व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होता है कि हम मतलब अपने फेस के लिए कौन सी एक अच्छी क्रीम यूज़ करें, और ऐसे कई क्वेश्चंस थे तो उन्हीं का मैं आज आपको जवाब दे रही हूँ कि लगभग 1.5-2 साल से मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ, होममेड क्रीम मैं कौन सी यूज़ करती हूँ जो वाकई बहुत अच्छी है और जिसका इफ़ेक्ट
बहुत ही अच्छा आता है। आप उन्हें बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बना सकते हैं घर में, और वो भी सिर्फ 2 मिनट में। मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे मैं बना के दिखाती लेकिन मेरी ख़त्म नहीं हुई है अभी, तो चल रही है। तो देखिए ये इस तरह की क्रीम है, और उसका आप टेक्सचर देखिए, बिल्कुल क्रीम जैसा टेक्सचर है, शायद आपको नज़र आए। इसका बिल्कुल क्रीम जैसा टेक्सचर है, और ये मतलब लगाने में बहुत इजी है ना। बिल्कुल स्मूथ इसका जो टेक्सचर है, बिल्कुल स्मूथ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बनाई जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है एलोवेरा जेल। वैसे मैं तो मार्केट वाला लेती हूँ, लेकिन आप अगर घर का प्लांट का भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फिर शेल्फ़ लाइफ नहीं होगी बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं मार्केट वाला यूज़ करती हूँ। तो एलोवेरा जेल चाहिए, और आलमंड ऑयल चाहिए, बादाम का तेल है ना, या उसे बादाम रोगन भी कहा जाता है। और आपको चाहिए ग्लिसरीन। 3 चीज़ें चाहिए, एलोवेरा जेल, बादाम का तेल और ग्लिसरीन। इसमें हमने जो मिक्स किया है, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच बादाम का तेल या जिसे बादाम रोगन भी कहा जाता है, और 1 चम्मच ग्लिसरीन, मतलब 2:1:1 की रेशो में आप जब भी इसे मिक्स करेंगे तो ये इस तरीके का, मतलब बिल्कुल क्रीम जैसा ही टेक्सचर इसका हो जाता है। और ये इतना अच्छा इसका इफ़ेक्ट है कि मैं इसे कम से कम मतलब 1.5-2 साल हो गए हैं, तब से मैं इसे लगातार यूज़ कर रही हूँ। और उससे जैसा कि आप देखते हैं ना कि मेरे कितने डार्क सर्कल्स हैं, तो ये काफ़ी कम हो गए हैं, 50% से भी कम हो गए हैं ये डार्क सर्कल्स मेरे। तो अभी भी है, मतलब काफ़ी हैं, लेकिन पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। तो और मैं कोई कॉस्मेटिक वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, आप जैसे वीडियो में मुझे देखते हैं, मैं कोई मेकअप भी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ यही क्रीम मैं लगा के बैठती हूँ। मतलब ये क्रीम बहुत बेनिफिशियल है, और आप इसको इजीली अपने घर में आराम से बना सकते हैं। ये जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है तो उनको क्या करना होगा कि एलोवेरा जेल जैसे 2 चम्मच डाला, और उस कंडीशन में आपको बादाम का तेल और ग्लिसरीन की मात्रा हाफ़ हाफ़ कर देनी है, मतलब आधा चम्मच ग्लिसरीन और आधा चम्मच आपको डालना है उसमें बादाम का तेल। जबकि जो नॉर्मल जो क्रीम मैंने आपको बनाना बताया है, जो कि ड्राई स्किन के लिए है, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच बादाम का तेल और 1 चम्मच ग्लिसरीन, उसको मिक्स करके आप रख लें। और मैं कोई ज़्यादा नहीं, इतना ही बनाती हूँ, 1 हफ़्ते में मेरे ख़त्म हो जाता है, और फिर उसको मैं नया बना लेती हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। आपके अपने क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।